हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। हेलो बच्चों, सीधा पढ़ाई की बात करते हैं ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम पढ़ रहे थे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम ग्रुप 16 की प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। नाउ आज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज ओजोन। ठीक है, तो आज हमें इंपॉर्टेंट चीज करनी है ग्रुप 16 की। ठीक है, ओजोन क्या है? ओजोन ट्राइएटॉमिक एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? ऑक्सीजन की। मतलब एलोट्रॉप है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में यूज करता है नेचर में? O2 या O3? तो O2 और O3 क्या हुआ? दैट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म। O2 क्या? डायटोमिक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एंड O3 क्या? ट्राइएटॉमिक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें जो पढ़ना है, हमें इसकी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो बोर्ड्स के कर देते हैं दो हिस्से। लेट्स मूव ऑन टू द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है ना बच्चों, कैसे बनाएंगे ओजोन को? अब प्रिपरेशन देखो दो तरीके से होती है। पहले एटमॉस्फेयर में, ए पार्ट एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे बनती है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो ओजोन क्या होती है? 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होती है। ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन O2 above 20 kilometers from the earth surface। ठीक है बच्चों, कहां बनती है? 20 किलोमीटर के आसपास ऊपर बनती है। कब? जब यूवी रेस पड़ती है डाइऑक्सीजन के ऊपर। कैसे पड़ती है? कैसे होगा रिएक्शन? O2 है, ठीक है, 3O2, यूवी लाइट क्या बनेगा? 2O3। ठीक है जी। तो एटमॉस्फेयर में तो आपको समझ में आ गया कि भैया ऑक्सीजन यूवी लाइट हाई एनर्जी रेज होती है और जब वो डाइऑक्सीजन पे पड़ती है तो उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देती है, उसको तोड़ देती है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट जो है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसकी लैब प्रिपरेशन। क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो लैब में हम क्या बोलते हैं? बाईपासिंग अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या बोला? साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है? ठीक है, किसके ऊपर? ओवर अ स्लो कोल्ड स्ट्रीम ऑफ O2। ठीक है, इन ओजोनाइजर। ओजोनाइजर क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ये करेंगे। ठीक है, अब देखो होता कैसे? ओजोनाइजर क्या है? पहले रिएक्शन देख लें। चलो अच्छा एक मिनट, चलो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। O2 है, यहां लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन होगी। बस यहाँ पे यूवी लाइट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, 3O2 gives you 2O3। बस नजर रखना डेल्टा एच पे, 142 किलो जूल पर मीटर, इस पे नजर रखनी है, ये काम कीजिए। अब वो डिस्चार्ज क्या है? देखो क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है ऐसे, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? ध्यान देना। ठीक है, अब देखो क्या है, ध्यान देना सब। यहां पे लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये पूरे में लेयर होती है इलेक्ट्रोड्स की।
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। एक एंड को बना देते हैं पॉजिटिव और एक एंड को बना देते हैं नेगेटिव। ये क्या है? ये हाई वोल्टेज। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? गुड, ये हाई वोल्टेज, ठीक है, याद आ गया। और ये जो अंदर फॉइल लगी हुई ना, ये किसकी लगी हुई? ये लगी हुई है टिन की फॉइल, इलेक्ट्रोड्स बोल लो, टिन के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ध्यान देना, और यहां से कौन बाहर निकलेगा? यहां से बाहर निकलेगा O3 गैस, और यहां से अंदर कौन जाएगा? यहां से जाएगा O2 गैस। इसको बोलते हैं, इस अपरेटस को बोलते हैं ओजोनाइजर। O2 गैस को हम भेजते हैं, ध्यान से सुनना, O2 गैस को भेजते हैं जब ये इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास होती है तो ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और 142 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करता है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे टिन की फॉइल है, तो ये क्या करेगा? O2 को तोड़ देगा और ओजोन बना देगा। दिस इज आवर ओजोनाइजर। रफ डायग्राम है, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाई आर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस पास ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। नाउ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? स्पार्कलेस डिस्चार्ज। डायनोड के थ्रू एक तो डिस्चार्ज होता है कि भैया जिसमें स्पार्क निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक साथ। आप बोल सकते हो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब स्पार्कलेस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और स्पार्कलेस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब कम एनर्जी वाला डिस्चार्ज। क्या बोला मैंने? कम एनर्जी वाला डिस्चार्ज। अब आप बोल दो क्यों, व्हाई? कोई क्वेश्चन ये है व्हाई। जब 2 मोल ओजोन बन रही है तो इसका डबल कर लो, 244 किलो जूल, 284 किलो जूल एक पर मोल है ना। 1 मोल ओजोन के लिए इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ओजोन जब बन रही है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूल एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जब वो डाइऑक्सीजन से बनता है इस ओजोनाइजर के अंदर। क्या बोला? दोबारा, डेल्टा एच 142 किलो जूल पर मोल है, यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो वो 142 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। 1 मोल है ना। जब वो 1 मोल इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो इसका मतलब ओजोन की एनर्जी ज्यादा है, 142 किलो जूल 1 मोल की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिस्चार्ज हमने लगाया, इसको हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ना करके हम इसको स्पार्किंग डिस्चार्ज कर दें, तो क्या होगा? जो ओजोन बनेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब ओजोन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ओजोन का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या बोला? ओजोन का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो नोट क्या है? नोट, बड़ा बड़ा नोट, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देयरफॉर O3 इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। पूरा लिख रहा हूं तमीज से, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो O3 क्या हुआ? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। देयरफॉर अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या बोला? साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? स्पार्कलेस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। इस पास्ट in order to prevent its decomposition, since it produces less heat। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्यों भेजा? क्योंकि वो कम हीट प्रोड्यूस करता है, कम हीट प्रोड्यूस करेगा तो ओजोन की एनर्जी को कम बढ़ाएगा, क्योंकि ओजोन की खुद की एनर्जी पहले से ही ज्यादा है, क्योंकि अगर आप एनर्जी बढ़ा दोगे तो ओजोन इतनी एनर्जी संभाल नहीं पाएगा और वो वॉयलेंटली मतलब धमाके से टूट जाएगा दोबारा से डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, जो ओजोन यहां से निकलेगी, जो O3 यहां से निकलेगी, उसको बोलेंगे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। समझ में? तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। इसको नोट कर लेना बेटा, हाँ, पॉज करके नोट कर लेना फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, सीधा काम की बात, विदाउट एनी, बाकी आपको पता है ना, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। चलो भैया, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होती है ओजोन, कैसी होती है? ठीक है, ओजोन गैस जब होती है, ये पेल ब्लू गैस है। ठीक है, जब गैसेस फॉर्म में होगी तो ब्लू होगी। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में होगी तो डीप ब्लू लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 161 केल्विन के आसपास, 161.4 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, तो पेल ब्लू, लाइट ब्लू गैस और डीप ब्लू लिक्विड में, और वॉयलेंट ब्लू सॉलिड है। वॉयलेंट ब्लू सॉलिड है बेटा, पूछेगा वो, याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 80.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, तो लाइट ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड और वॉयलेट ब्लू सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, O2 जो है आपको पता है पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, बट ओजोन जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होती, वो डायमैग्नेटिक होती है, याद रखना। पूछेगा सब पूछेगा आपको। O2 की अनलाइक O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या है आपको पता है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पर ये क्या है? ये है डायमैग्नेटिक। ठीक है, यानी कि फीबली रिपेल, हल्के से रिपेल करेगा अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिए। तीसरी प्रॉपर्टी, नाउ आते हैं इसके डीकंपोजिशन के ऊपर। अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब डीकंपोजिशन क्या बोलते हैं? जो अपने आप की रिएक्शन प्रिपरेशन में पढ़ा था, O3 है, 2O3 और ये 3O2 में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा एच कितने लिख लेगी? पहले कितनी लिखी थी? पहले कितनी लगी थी? 142 किलो जूल, यहां पे -142 किलो जूल, इतनी हीट वहां निकलेगी। यानी कि इसका डीकंपोजिशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है बच्चों, हीट वहां निकलेगी। अब ध्यान से सुनना, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? क्वेश्चन आता है, इज द डीकंपोजिशन स्पॉन्टेनियस? क्या ये डीकंपोजिशन स्पॉन्टेनियस है? क्या ये डीकंपोजिशन स्पॉन्टेनियस है? अगर ये डीकंपोजिशन स्पॉन्टेनियस हुआ तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदी में बोल रहा हूं, क्या हुआ? खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे? किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब देखो क्या डेल्टा जी क्या होता है, चेक करते हैं। स्पॉन्टेनियस है, अब स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए डेल्टा जी को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एच तो हमें दिख ही रहा है कि नेगेटिव है। अब डेल्टा एच क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पता है ना आपको, एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल। यहाँ पे कितने मोल हैं? 3 मोल। नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। देयरफॉर डेल्टा एस क्या आएगा? ये 100 है, ये 50 है, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है?
2 मोल से 3 मोल बन रही है ऑक्सीजन, यानी कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है और डिसऑर्डर बढ़ रहा है। इस लाइन को समझना, ये कई बच्चों की समझ में नहीं आती। डिसऑर्डर बढ़ रहा है मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिसऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन डिसऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। अब डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। तो देयरफॉर डेल्टा जी क्या आएगा? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दोबारा लिख रहा हूं, डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सारा नेगेटिव। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओजोन का जो डिकम्पोजिशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओजोन का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें डेल्टा जी नेगेटिव आएगी। नाउ सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, therefore decomposition of ozone is spontaneous। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन क्या हुआ बेटा? स्पॉन्टेनियस हुआ। अब ये अपने आप टूट रहा है। नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, इसके साथ साथ डेल्टा एच क्या है? बहुत सारा नेगेटिव है ना बच्चों। अब नेगेटिव है मतलब हीट बाहर निकलेगी। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि इस रूम के अंदर हमने बहुत सारी ओजोन रख दी, बहुत सारी ओजोन, सपोज 10 मोल या 100 मोल ओजोन अगर हमने एक जगह रख दी, 100 मोल, 100 मोल्स, ठीक है बच्चों? कितनी होती है 100 मोल? थोड़ी सी होगी ओजोन। तो अब सोचो 1 मोल के टूटने में, और ये डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस है, और 1 मोल के टूटने में 142 किलो जूल हीट बाहर निकल रही है। तो 100 मोल अगर टूटेंगे तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? 14200 किलो जूल। अब वो क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोसिव हो जाएगा रिएक्शन, है ना? ठीक है। एंड सिंस द डिकम्पोजिशन is exothermic, therefore large concentration of ozone can be explosive। now ये दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझिए। हमने क्या प्रूव किया? जब ओजोन का डिकम्पोजिशन है उसमें डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, पहली बात। ठीक है पहले बच्चों, यहां तक समझ में आया? डेल्टा जी अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ओजोन का डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस तो चल गया, पर सेकेंड बात क्या है? वो डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस होने के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है, और 1 मोल ओजोन के टूटने पे इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो सोचो अगर 100 मोल होगी तो इसकी 100 गुना, और 100 गुना एक साथ एनर्जी बाहर निकलेगी तो क्या होगा? बबल फूटेगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो पहले तो यहां पे समझ में आया? हाँ या ना? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी एक्सप्लोसिव। व्हाई? उसका आंसर ये लिखा हुआ है, ये तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ आगे चलते हैं, इसको हटा दो। गुड गुड गुड, साथ साथ बने रहिए, नोट करते रहिए। नोट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि बेटा कुछ भी कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, अपने बनाए हुए नोट्स अपने ही होते हैं। क्या होता है इस बात को? बहुत बड़ी बात है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कितनी होगी? 4 हो गई, 4 या 5 पांचवी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर आपसे पूछूं मैं किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर OF2, फिर OH रेडिकल्स, 5वें नंबर पे ओजोन। देख लो, ये कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर डाइऑक्सिन, फिर OF2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, फिर OH रेडिकल्स, फिर ओजोन 5वें नंबर पे, यानी कि फिफ्थ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, एजेंट, since it produces NaCN, नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे? ऐसे। और नेसेंट ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। NaCN, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब सिंगल ऑक्सीजन। चलो पूरा लिख देता हूं, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है?
इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये बच्चों को कंफ्यूज करेगा ना, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में दिन रखा है, पर फिर भी ठीक है। इन एसिडिक मीडियम ठीक है, ओजोन O3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एसिडिक मीडियम में कैसे काम करेगा? अब यहां देखो O3 है, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओजोन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, ठीक है, 2H होगा और ये O2 बन जाएगा। अब इसका जो E0 रेड आता है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या आता है +2.07 वोल्ट्स, ठीक है। तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल मींस क्या से सुना, हाई E0 रेड वैल्यू यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंडिकेट्स दैट इट इज a strong oxidizing agent। E0 वैल्यू ज्यादा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी खाएगा, और जब जल्दी खाएगा तो किसी और से खींचेगा, और जिससे खींचेगा उसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और एसिडिक मीडियम में होगा। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ओजोन जल्दी इलेक्ट्रॉन खाता है, जिससे खाएगा, जिससे खींचेगा, उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, इसलिए इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला, ए पार्ट ऑक्सीडाइजेस PbS, ये ब्लैक होता है, टू PbSO4, ये व्हाइट होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या देखो O3 है, O2 में टूटेगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, PbS है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को खाएगा, PbSO4 बनाएगा। कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4, यहाँ पे कितना है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं 4, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, है ना बेटा, और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, PbS आएगा, 4O3 आएगा, 4O2 बनाएगा और PbSO4 आ जाएगा। ये था काला और ये है सफेद। The black PbS turns white on treatment with ozone. Why? Conceptual question. कि black PbS white कन्वर्ट हो जाता है जब उसे ओजोन से ट्रीट करते हैं। सवाल है why? तो आप बोलोगे क्योंकि वो PbSO4 में ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बी पार्ट ऑक्सीडाइजेस HCl to Cl2, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस H2S to सल्फर। बहुत सारे हैं, चलो एक और कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजेस, क्या लो आप ही बताओ, सल्फर भी हो गया, बोलो जल्दी बोलो, I नेगेटिव टू I। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। तो HCl to Cl2 कैसे, O3 आएगा, O2 बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब ये HCl क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को खाएगा, Cl2 बनाएगा और पानी बनाएगा, तो 2 HCl आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, 2 HCl है, इसने ओजोन को खाया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। O2 बनाया, Cl2 बनाया और H2O बनाया, हो गया, डन, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस H2S to सल्फर, तो वही कहानी, O3 आएगा, O2 बनाएगा, ठीक है, फिर H2S क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को खाएगा, H2O बन जाएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई,
आसान है ना? H2S है, O3 है, H2O बनेगा, O2 बनेगा, इतना आसान है बच्चों। नाउ I नेगेटिव टू I2, अब ये ऊपर I नेगेटिव है, ये I2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है? कैसे डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है बेटा? अब ध्यान से सुनना, I नेगेटिव है, I2 में कन्वर्ट होगा, कैसे? O3 यहाँ कितना आई है? 2, यहाँ कितना आई है? क्या करूं? ठीक है? और पानी आएगा एक मॉलिक्यूल, अब देखो क्या होगा, इसका आएगा ऑक्सीजन, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 2OH, ये O2 बन जाएगा, ठीक हो गया ओवरऑल गैस। अब देखो क्या, I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हुआ, I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हुआ, I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हुआ, O3 O2 में कन्वर्ट हुआ और H2O OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जो I2 निकला, क्या तक आ गया बच्चों में? इजी है ना? दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? गुड। अब देखो इस रिएक्शन को, सिर्फ इस रिएक्शन पे फोकस करना, सिर्फ फोकस ऑन दिस रिएक्शन, फोकस ऑन दिस रिएक्शन, लास्ट वाले में फोकस करो, ठीक है? अब पहले मैं थ्योरी लिख देता हूं, उसके बाद द I2 लिबरेटेड is titrated spelling, titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. ठीक है? क्या होता है? Na2H2O3, and this is a method for the quantitative estimation of ozone। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? क्वांटिटेटिवली मतलब अमाउंट ओजोन का कैसे? अब याद रखना, ये रिएक्शन आ गया, इस रिएक्शन में मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो I नेगेटिव है, 2 मोल I नेगेटिव है, 1 मोल ओजोन है, ठीक है? और 2 हो गए। 1 मोल ओजोन क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेट एयर, ये ओवरऑल रिएक्शन था। 1 मोल ओजोन 1 मोल I2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? अभी I2 भैया क्या करते हैं, ये जो I2 बना, इस I2 को मैं H2O3 2 नेगेटिव, Na2H2, इसको सोडियम थायोसल्फेट को, Na2H2O3 को मैं H2O3 2 नेगेटिव ले सकता हूं। अब ये इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान देना, ठीक है? और दोबारा से I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और H4O6 2 नेगेटिव। आपको इक्वेशन में ध्यान देनी है, सिर्फ कंसंट्रेट करो, बोल दो। अब देखो क्या, मुझे पता लगाना है कितनी ओजोन लगी, क्या पता लगाना है? कितनी ओजोन लगी I नेगेटिव के ऑक्सीडेशन में। ओजोन ने क्या किया इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ये रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ, ओजोन क्या कर दिया? I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके उससे इलेक्ट्रॉन खींच के इसमें कन्वर्ट हो गया I2 में, ठीक है? अब याद रखना, इस पर फोकस करो, 1 मोल ओजोन 1 मोल I2 प्रोड्यूस कर दिया। अब मुझे नहीं पता कितना ओजोन लगा, ठीक, पर मुझे ये तो पता है कि अब मुझे ये पता लगाना है कितना I2 निकला। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना I2 निकला, सपोज 10 मोल निकला I2, तो मैं बोलूंगा भैया 10 मोल ओजोन के लगे, क्योंकि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल ओजोन लगेगा तो 1 मोल I2 निकलेगा, ठीक है? अब मुझे ये पता लगाना है कि कितना मोल I2 निकला, ठीक है बच्चों? तो जो मेरा I2 है 1 मोल, वो 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन जब मैं उसका करता हूं तो 1 मोल I2 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट को खाता है। यहां तक आ गया समझ में? एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है ना, इक्वेशन दी रहती नहीं है, थ्योरी दी जाती है, अब बच्चा कैसे समझेगा? तो सीखिए, 1 मोल I2 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहां तक आ गया? मतलब आ गया? सपोज इसके लगे 20 मोल्स, कितने मोल्स लगे? 20 मोल्स, तो इसके कितने लगेंगे? I2 कितना बनेगा? इसके अगर 20 मोल्स है तो I2 के कितने बनेंगे? 10 मोल्स, और I2 अगर 10 मोल्स है तो O3 कितना होगा? O3 भी होगा 10 मोल्स। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं?
ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। समझ में आया? तो हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? तो आप क्या बोलोगे कि भाई जब मैं आई नेगेटिव को ओजोन के द्वारा ऑक्सीडाइज करता हूं तो I2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और 1 मोल ओजोन 1 मोल I2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वो जो I2 निकलेगा उसको मैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करूंगा। यहां तक आ गया? यहां तक आ गया प्यारे बच्चों? कितना सोडियम थायोसल्फेट लगेगा I2 के साथ, उससे हमें सपोज अगर 20 मोल लगा तो इसका मतलब I2 कितना प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे 10 मोल, और अगर 10 मोल I2 प्रोड्यूस हुआ ओजोन भी यहाँ पे कितना लगेगा 10 मोल। तो इसकी हेल्प से मैं ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकता हूं कि कितना ओजोन लगा। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, है ना प्यारे बच्चों? बोलो हाँ या ना? आ गया? तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक। अब आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन लेयर। किसके ऊपर आते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है भाई, कौन करता है ओजोन को डिकम्पोज? आप बताएंगे ओजोन को कौन डिकम्पोज करता है? CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियोन्स इन एरोसॉल्स, ये तो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि क्या है? फ्यूल एग्जॉस्ट है। किसका? सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट का, ठीक है। सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीडाइजर O2 को लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बाहर निकलती हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी बाहर निकलती है, ठीक है, ठीक है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, इसको O2 में कन्वर्ट करती है, तो हम बोलते हैं डिप्लीट्स ओजोन लेयर। तो इसका मतलब ये क्या करती है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती है। तो डिप्लीशन भी समझ में आ गया? समझ में आ गया डिकम्पोजिशन ओजोन लेयर कैसे होता है? अब ये क्या है? अगर डिप्लीट होगी तो क्या होगा? यूवी रेज हमारे पास पहुंचेगी, हमारे स्किन से टकराएंगी और स्किन इंफेक्शन, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां प्रोड्यूस करेगी। तो ओजोन लेयर क्या करती है? हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, इसलिए इसको डिकम्पोज होने से बचाना है। समझ में आ गया यहाँ पर? गुड। चलिए अब लास्ट इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ठीक है बच्चों, ये लास्ट है। STRUCTURE स्ट्रक्चर। देखो ओजोन जो है स्ट्रक्चर O3 का बना है। तो पहली बात O अब ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज कर लिए, है ना। अब इसके पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर दिया, तो कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये समझ में आया? अब इस बॉन्ड में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं यूज हुआ, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो कैसे बनाएंगे इसको भैया? O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O 1 2 3 4 5। समझ में आया? अब देखो क्या होगा। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है कि भैया इसका रेजोनेंस ऑर्बिट बनता है। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर को उठा के यहां ला रहा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं। O डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे भी अगर मैं डबल बॉन्ड लाऊंगा तो इस ऑक्सीजन को देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन पे नीचे फेंकेगा, अब इसके पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका रेजोनेंस ऑर्बिट क्या बोलूंगा? O सिंगल बॉन्ड O। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये क्या है? दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस तो आती होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड।
क्या चाहिए? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब हाइब्रिड में देखो ना कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है ओजोन के अंदर वो होती है 127 पिकोमीटर। द ओओ बॉन्ड लेंथ, पार्शियल डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इन O3 इज इक्वल टू 127 पिकोमीटर। ठीक है, कितनी है? 127 पिकोमीटर। ठीक है, विच इज इंटरमीडिएट 2 OO single bond 142 picometer and OO double bond 120.7 पिकोमीटर। देखो ओजोन में कितनी आ रही है, तो वो बोलेगा, आपकी बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है ओजोन में वो बराबर होती है, क्यों? तो आप बोलोगे क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है। उसका जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ है कभी यहाँ है, यानी कि ना तो ये डबल बॉन्ड प्योर है ना ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि प्योर सिंगल बॉन्ड होता है 142 पिकोमीटर, सॉरी 142 नहीं होता 148 पिकोमीटर। ठीक है, और डबल बॉन्ड जो होता है 127 पिकोमीटर 120.7। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ना तो वो प्योर सिंगल है ना वो प्योर डबल है। याद आ गया? अब बॉन्ड एंगल कितना होता है? ये होता है 116.8 डिग्री का। कितना? 116.8 डिग्री का। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसके यूजेस होमवर्क दे दूं? यूजेस ये आपका होमवर्क है। यूजेस ऑफ ओजोन आप खुद करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, यूजेस ऑफ ओजोन आप खुद करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज ओजोन खत्म हो गया, अब हमें दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक ऑक्सो एसिड्स ऑफ एक H2SO4 और नॉर्मल ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है बच्चों, तो बस ग्रुप 16 भी खत्म होने वाला है, 2 लेक्चर्स और फिर उसके बाद ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली आएगा। होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा होगा तो लाइक, फिर अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो अनलाइक। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।